दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज कैसे बनाएं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी आपकी संपत्तियां हैं जो अचल संपत्तियां हैं, लेकिन आपके पास उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। अब इस पर गहन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी पैतृक है, बाबा की है, परबाबा की है। अब बाबा के दो पुत्र थे या परबाबा के दो पुत्र थे, दो बाबा हो गए आपके, और बाबा के मान लीजिए चार पुत्र हैं। उनमें से किसी एक जो होशियार है वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखे हैं। आपके पिताजी ने कभी ध्यान नहीं दिया, आप बाहर रहते रहे, अब आपको कोई जानकारी भी नहीं है, अब केवल जमीन है या मकान है। आप उनसे पूछते हैं, कहते हैं तो उस बात को टाल देते हैं। आपके ही परिजन हैं, पिता जैसे ही हैं, अब वो टाल रहे हैं और आपको दस्तावेज चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि दस्तावेज हमारे पास हो, हमें पता चले। तो आप कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे, इस संबंध में आज ये वीडियो है। और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों से रोज दो चार होता है। क्योंकि पता चला चाचा हैं, सारे कागज अपने पास रखे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आप बाहर रहते रहे, जब लौटे तो पता चला जमीन सारी चाचा के नाम है, आपका कुछ है ही नहीं। तब आप क्या करेंगे? तब आप फिर प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है उस समय अगर आपको जानकारी है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। तो स्किल या नॉलेज आपको फायदा ही करता है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने दस्तावेज बनाएं या पता करें। अब इसमें तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहला है कि अगर वो आपका मकान है। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान आपके पूर्वजों की संपत्ति है या किराए का मकान है। सबसे पहले तो इसको समझना है आपको कि वो मकान आखिर है किसका। आप अगर शहर से संबंधित हैं, देहात में भी होंगे तब भी, वैसे देहातों में इस बात का झगड़ा बहुत कम होता है कि वहां कोई किराए का मकान हो। रूरल एरिया में ज्यादातर लोग किराए के मकान में कम रहते हैं, निजी मकान में रहते हैं और आबादी के अंदर रहते हैं। और जो लोग आबादी के बाहर भी थे और पुराने उनके मकान है, तो चकबंदी प्रक्रिया होने पर वो आबादी घोषित कर दिए गए, या उन जगहों की चकबंदी नहीं हुई तो उनका नंबर अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गांव में हैं और आबादी से इतर पूर्वज आपके रह रहे थे, जैसे पिताजी या बाबा रह रहे थे, वहां आबादी नहीं थी, तो आप उस गांव का नक्शा चक तराशी, नक्शा चक तराशी का मतलब होता है एक सर्वे का मैप होता है। जिस समय चकबंदी शुरू होती है तो चकबंदी के अधिकारी उस पूरे गांव का जो घर बने हुए हैं उनमें, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, वो नंबर 110 उसका नंबर है, तो उस 110 नंबर को वो 110/1 और 110/2 में विभाजित कर देंगे। 110/1 में जो रिक्त एरिया है उसको डाल देंगे और 110/2 में आपका वो मकान डाल देंगे। तो इसका मतलब है ये जो डॉक्यूमेंट है ये बता रहा है कि आपका मकान उस गांव में जब चकबंदी हो रही थी उस समय मौजूद था, है ना। अब जब उस समय मौजूद था, अब चकबंदी का ईयर उसी नक्शे में दिया होता है। नक्शे में दाहिनी तरफ जो भी नक्शा होगा किसी भी गांव सभा का हो, बाईं तरफ नीचे और दाहिनी तरफ ऊपर, कभी कभी बाईं तरफ भी ऊपर होता है, गांव का नाम लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, फसली वर्ष कि किस फसली वर्ष से ये नक्शा बनाया गया है। फसली वर्ष में 7 जोड़ देने से वो उस साल का ईयर आ जाता है कि सन का है। सन भी लिखा होता है हिंदी में, गांव का नाम लिखा होता है, उसका सारा पैमाना लिखा होता है। और अगर चकबंदी के पहले का 1348 फसली खतौनी का नक्शा है तो उसमें जमींदारों का भी विवरण दिया होता है। तो आपको ईयर मालूम हो जाएगा और उस समय आपका घर वजूद में था, माने उस समय वो जमीन थी, ये कंफर्म हो जाएगा। तो जब इतना कंफर्म हो जाए तब फिर आप उस गाटा नंबर का जो 110/1 और 110/2 हो गया है, तो 110/2 का उसी समय की खसरा निकाल लीजिए। जब आप खसरा निकालेंगे तो खसरे में कब्जा चढ़ा होता है। दोस्तों दो चीजें होती हैं, खसरा और खतौनी। खतौनी में
उस लैंड का एरिया, उस लैंड की कैफियत, उस लैंड का नंबर, उस लैंड के मालिक का नाम और उस लैंड को भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष कि किस ईयर में ये लैंड आपके अधिकार में आई है, इतना दिया होता है। लेकिन खसरे में, खसरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एवरी 6 मंथ में बनाया जाता है लेखपाल के द्वारा। वो कब्जे से संबंधित होता है कि इस लैंड पर कब्जा किसका है। तो आप जब खसरा निकलवाएंगे तो उसमें नंबर तो लिखा होगा, वो जिस व्यक्ति का नंबर होगा, नंबर माने खेत, उसका नाम लिखा होगा और उसमें जो टिप्पणी होगी, टिप्पणी में लिखा होगा कि फला आदमी का मकान बना है। तो आप सबसे पहले अगर गांव से, चूंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा, जिस स्टेप पर आप हैं उसी स्टेप पर अपना नाम देखें। अगर आपका जो रहने का तरीका है वो गांव से संबंधित है, वैसे भारत में सभी लोग पहले गांव में थे, सबसे पहले तो गांव ही थे, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन नगरी अगर कोई है तो वो काशी है। और नगर का मतलब होता है शहर। जब सबसे पुराना शहर काशी है तो काशी के पहले तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये कुछ भी नहीं थे। तो जब पुराना नगर है तो इसका मतलब सब उसके पहले नगर थे ही नहीं। तो जब नगर नहीं थे, दो देहाती थे, माने गांव ही थे। कहना मैं चाहता हूं कि किसी भी आप बड़े शहर में जाएं तो उसके जो एरिया है वो पहले कभी गांव रहे हैं। इसको अन्यथा ना लें, गांव का मतलब खराब नहीं होता है, पहले बिल्कुल अच्छा वातावरण था, कोई प्रदूषण नहीं था। तो जब उस गांव का नाम और उस एरिया का, खसरे का विवरण आपको मालूम हो जाएगा, तब आप उनकी खोज करिएगा। फिर आप चाहें तो अपने क्षेत्र के ब्लॉक में जाकर के उस व्यक्ति के नाम के आधार पर उनका परिवार रजिस्टर निकलवा सकते हैं, आरटीआई से मांग सकते हैं कि इनके परिवार में कितने सदस्य थे और आज तक क्या पोजीशन है। आपको पता चल जाएगा कि किनकी जमीन थी। और अगर उसके बाद जो आपको गाटा नंबर मालूम हो गया, उस पार्टी का नाम मालूम हो गया, तो उस गाटा नंबर से फिर आप आकार पत्र 41 और 45 से उसकी नई गाटा संख्याएं पता कर लें, चकबंदी के बाद की, और उनसे वर्तमान की खतौनी और खसरा देख लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस समय इसका मालिक कौन है। क्योंकि राजस्व अधिकारी लगभग मेंटेन रखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति दावा ना करे, दावा कर देता है तो उसका नाम आ जाता है। तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि इसके इस समय ये लोग मालिक हैं, फिर अगर उन मालिकानों में कोई कमी है तब आप मुकदमा लाएंगे। इसके पहले आप मुकदमा नहीं ला सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि मैं किस दिशा में जाना है तो आप जाएंगे कैसे, पहले कंफर्म तो हो। तो इस तरीके से ये जो विधि है, ये विधि हमने बताई है आपको ग्रामीण मकान के लिए, जिसकी आपको जानकारी नहीं है और आबादी में कहीं बना हुआ है। अब आ जाते हैं शहर के मकान में। शहर के मकान में आप रह रहे हैं, आपकी 3 पीढ़ी से कोई रह रहा है, तो सबसे पहले ये कंफर्म कैसे करेंगे कि आपका मकान ये स्वयं का है या रेंट का है। अगर वो मकान रेंट का होगा तो 2-3 चीजें आप सबसे पहले देखिएगा। उस मकान का हाउस टैक्स कहां जमा होता है। आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस तो होगा ही, मकान नंबर होगा। आप अपने नगर के निगम में जाकर के, जिसको नगर निगम बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी जिसको कहते हैं, वहां जाकर के आप उस मकान नंबर का असेसमेंट देख सकते हैं कि कितने लोग रह रहे, कब से रह रहे, और हाउस टैक्स नाम किसके आ रहा है। हाउस टैक्स जेन्युइन पर्सन के नाम ही आता है। हाउस टैक्स उस व्यक्ति के नाम नहीं आता जो रेंट होल्डर है, किराएदार है। तो आप सबसे पहले यही देख लें। अगर आप वहां किराएदार की हैसियत से थे, आपके बाबा, पिताजी या दादा, तब दूसरी प्रक्रिया है। और अगर आपके दादा या परदादा या पिताजी उस लैंड के ओनर थे तो उनका नाम आ जाएगा। आप वहां से बिजली के बिल का अपना सिस्टम देख लें, उससे पता चल जाएगा कि कनेक्शन किसके नाम से है। वैसे बिजली का कनेक्शन तो जो किराएदार हैं उनके नाम भी हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही किराएदारी का एग्रीमेंट दिखाते हैं उनको कनेक्शन दे दिया जाता है कि भाई स्थाई ये यहाँ के किराएदार हैं, इनको कनेक्शन दे दीजिए। पहले इजी वे में हो जाता था। तो जब आपको ये पता चल जाए कि हमारे जो परिजन थे वो इसके मालिक थे,
तब आप उस आधार पर अपने डॉक्यूमेंट निकलवाना शुरू करें। उन परिजनों का सबसे पहले आप परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाएं। परिवार रजिस्टर की नकल में आपकी वहां से लेकर के अभी तक की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। फिर उसमें देखें कि जो लोग बीच में मृतक हो गए हैं वो भी हिस्सेदार हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी हिस्सेदार हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर आप देखें कि सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या था। जैसे आपके दादाजी को अगर वो प्रॉपर्टी मिली थी तो कैसे मिली थी? ऐसे तो मिल नहीं गई कि चले गए सड़क के किनारे मकान बना के रहने लगे, परचेज ही की होगी। तो उनके जो परचेज की सेल डीड है या उनको गिफ्ट मिला था तो गिफ्ट डीड है, उसको निकलवाने के लिए आपको मुआयना कराना पड़ेगा। मुआयना माने इंक्वायरी, पूछताछ, वहां जाकर के निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। कहां? रजिस्ट्रार ऑफिस में। और रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ जगहों पर बहुत सीमित रिकॉर्ड होता है। जैसे कानपुर मंडल की जो तहसीलें हैं, जो बहुत पुरानी तहसीलें हैं, उनमें 1970 तक का रिकॉर्ड है। उसके पहले रजिस्ट्री ऑफिस कानपुर नगर में ही था, कानपुर सदर में। इसी तरीके से जो बड़े आपके कमिश्नरेट वाले एरिया हैं या कमिश्नरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो रिकॉर्ड रूम हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, वहां पर जाकर के आपको एक एक डॉक्यूमेंट का मुआयना कराना पड़ेगा ईयर वाइज। तो जब अच्छा ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं मिलता है, पैसे लगेंगे। भाई पैसे तो लगते ही हैं। आप अगर एक्टिव नहीं है, आपके परिजन एक्टिव नहीं रहे, देखो प्रॉपर्टी आपकी है, कम से कम सरकार ने रिकॉर्ड तो रखा, आपने तो अपना रिकॉर्ड ही नहीं रख पाया और दोष आप दे रहे हैं किसी दूसरे को। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये मेरी थिंकिंग है, मैं ये सोचता हूं, क्योंकि मैं तो कोई एक कागज होता कभी फेंकता नहीं, उसे सुरक्षित रखता हूं कि पता नहीं कब काम आ जाएगा। तो दोस्तों आप वहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसका मुआयना कराएंगे तो जरूर आपको या तो सेल डीड मिल जाएगी या गिफ्ट डीड मिल जाएगी या आपको कोई वसीयत मिल जाएगी। इस तरह से आप सबसे पहले वो डीड तैयार करें, डीड निकालें। अगर आपके परिजन बिना किसी सोर्स के वो लैंड पर काबिज थे तो वो लैंड आपकी नहीं है। इसको आप ना सोचिएगा कि वो हमारी है। पता नहीं वो लैंड वन विभाग की हो, वन विभाग आपको एक नोटिस दे और बेदखल करने का मुकदमा लेके आ जाए और बेदखल कर दे। पता नहीं वो लैंड सरकारी हो, पता नहीं किसी इंडिविजुअल की हो, किसी ट्रस्ट की हो, किसी ऐसी लैंड हो। तो आप जिस जगह पर हैं, जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, देखो दोस्तों जब कोई मुकदमा आपके खिलाफ आ जाता है फिर आप भागते हैं तो आप पर दबाव होता है ना। और अभी जब आप जानकारी करना चाहते तो आप एकदम फ्रेश मूड में हैं, आप में एनर्जी है, तो आप ज्यादा अच्छी जानकारी कर पाएंगे। आप इन पेपर्स को निकलवा करके, और कभी भी ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री मिल गई तो एक कॉपी ले ली। मेरे अनुसार 5 कॉपियां लीजिएगा सर्टिफाइड। पता चला एक कहीं लग गई तो दूसरी तो सुरक्षित है। जितना खर्चा एक में आएगा उससे 2 गुना 5 में आएगा, टिकट ही तो लगेगी एक्स्ट्रा। तो उनकी कॉपियां निकलवा लीजिए, उनको रखिए, फिर आप आगे बढ़िए। फिर कोई डिस्प्यूट होता है तब आप वंशवृक्ष बनाएंगे। आपके बाबा ने वो जगह खरीदी थी तो बाबा के बाद जो पिताजी जितने भाई थे उतनी जगह ही तो डिवाइड होगी, आपका उतना शेयर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप बंटवारे का मुकदमा ला सकते हैं। पता चला मकान है, कोई पेपर है नहीं, आप मुंह उठा के चले आए कचहरी में कि आप स्टे करा दीजिए। कैसे स्टे आपको मिल जाएगा? कैसे बंटवारे का मुकदमा आपका चलेगा? चल ही नहीं पाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपना कमाते खाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपसे किसी ने तो कहा है नहीं मकान लो। जो कहा गया कि वीर भोग्य वसुंधरा, ये अपने शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में लिखी हुई कोई बात गलत नहीं है। वीर का मतलब है कि अगर आप में पुरुषत्व नहीं है, वीरता नहीं है, आप में जज्बा नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी का भोग नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का भोग कोई दूसरा ही करेगा। इसलिए अपने दस्तावेज संभाल करके रखें और उनको कलेक्ट करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए मिलेंगी, उनकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करते हैं। मुझे लगता है कि जितनी जानकारी दे दी है, आज मैं भी मूड में था तो बहुत सारी चीजें आपको जानकारी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।